नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सरकार तेल कारोबार से बाहर निकलना चाहती है और सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं के फायदे के लिए निजी कंपनियों के क्षेत्र में प्रवेश मिलना चाहिए। और ये कहा है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। एनर्जी सिस्टम में ग्लोबल स्तर पर काफ़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं और भारत भी अपने एनर्जी सेक्टर में काफ़ी बदलाव कर रहा है। सरकार का मानना है कि तेल उत्पाद एक वस्तु है जिसे बाजार और नियामकों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसे में सरकार को बाजार से हटना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक सरकार की भूमिका नीतिगत रूपरेखा बनाने की होनी चाहिए, जिससे कि ग्राहकों को आसान उपलब्धता के साथ सस्ता, टिकाऊ और सुरक्षित ईंधन मिल सके। टेलीकॉम, विमानन और सीमेंट उद्योगों का हवाला भी दिया गया कि कैसे प्रतियोगिता के चलते उपभोक्ताओं का फायदा हुआ है और ये सब उद्योग निजी हाथों में जाने के चलते इनमें टैरिफ की कमी आई, पहुंच और सर्विस बेहतर हुई और साथ ही इनकी क्षमता में विस्तार हुआ। तो आज सवाल ये है कि क्या सरकार को पेट्रोलियम सेक्टर में किस किस हिस्से से, यानी कि बाजार से जब बाहर होने की बात हो रही है, तो बाजार सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित है या रिफाइनरी तक है, या जो इसके दूसरी लेयर्स हैं वहाँ से भी है, और क्या होना चाहिए, उसके फायदे क्या हैं और क्यों नहीं होना चाहिए, उसके पीछे की वजहों को भी समझेंगे। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्टूडियो में हैं अजय शंकर जी, हैं फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक के भट्टाचार्य सर हमारे साथ हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में, सर स्वागत है। और नरेंद्र तनेजा हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। नरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में करना चाहूँगा अजय सर आपसे, सरकार की भूमिका अगर ऑयल या पूरा पेट्रोलियम सेक्टर देखें, उसमें उसकी हिस्सेदारी और उसके रोल को, क्या आप सहमत हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से कि सरकार पॉलिसी तक सीमित रहे, बेचने या बाजार के जोखिम या बाजार में उतरने से बाहर रहना चाहिए? नहीं, ये तो सिद्धांत और क्षेत्रों के लिए भी रहा है और भाजपा का भी सिद्धांत रहा है कि हमको सरकार को व्यवसाय नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम इस क्षेत्र में आए तो ऐसा निर्णय पहली एनडीए सरकार में भी हुआ था कि हम बाजार से बाहर आएंगे। लेकिन पहला कदम ये लिया गया कि जो ऑयल कंपनियां हैं उनको पूरी छूट दे दी जाए कि वो अपने रेट तय करें, और निजी क्षेत्र को भी छूट दी गई कि आप आ जाएं बाजार में और अपने पेट्रोल पंप खोलें। तो शुरुआत भी हुई थी जी। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बहुत बढ़ी तो उसका परिणाम यह है कि भारतीय बाजार में ग्राहकों के लिए तेल की कीमतों को उतना ही बढ़ना चाहिए था। लेकिन वो एक राजनीतिक स्तर पर उसमें बड़ी कठिनाई दिखाई दी सरकार को उस समय। तो उन्होंने सरकारी कंपनियों से कहा कि आप अपना रेट मत बढ़ाइए जितना बढ़ाना चाहिए। तो जब वो अपना रेट नहीं बढ़ा पाए तो निजी कंपनियों का तो घाटा होना था, तो उनके पेट्रोल पंप उस समय बंद हो गए। तो तब से लेके आज तक स्थिति ऐसी रही है कि छूट तो दे दी जाती है सरकारी तेल कंपनियों को कि आप अपने रेट्स आप खुद तय करें, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बहुत बढ़ती हैं तो थोड़ा सा उन पे अंकुश लगाया जाता है कि भाई आप थोड़ा घाटा सह लीजिए, अपना रेट मत बढ़ाइए। तो जो निर्णय जो लेना होगा सरकार को कि अगर अगली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बहुत बढ़ेंगी तो हम बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ग्राहकों के लिए तेल की कीमत बढ़ने देंगे अनुपात में। क्योंकि जब तक ये शर्त नहीं पूरी होगी तब तक निजी क्षेत्र का निवेश बड़े पैमाने पर नहीं हो पाएगा, या होगा तो उनको नुकसान हो जाएगा अगर 2-4 महीने उनको छूट नहीं दी गई या वो ऊंची कीमतों पर तेल बेचने लगे और बाकी सरकारी पेट्रोल पंप वाले कम। तो ये एक मौलिक फैसला है जो कि सरकार को सोच समझ के लेना होगा। ओके, तनेजा जी आपकी राय में क्या सरकार को, जो प्रधान साहब कह रहे हैं, मैं अगर थोड़ा सा उसको और विस्तार से समझना चाहूँ, तेल कारोबार से बाहर आने की बात का मतलब ये है कि सिर्फ बाजार यानी कि पेट्रोल पंप या इस व्यवसाय का जो एक मैं कहूँ कि फाइनल हिस्सा है उससे बाहर आने की बात हो रही है, या फिर रिफाइनरी या फिर तेल कुओं की खोज, उसके बाद मार्केटिंग और कई सारे इसके दूसरी लेयर्स हैं वहाँ पर भी? और क्या आपको लगता है कि ये बेहतर रास्ता है
सरकार के लिए कि इस धंधे से बाहर आए, इस कारोबार से बाहर रहे? देखिए, सिद्धांत के स्तर पे, विचार के स्तर पे तो ये मेरे ख्याल मुझे लगता है मंत्री महोदय ने बात करी है कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार की सोच, सिद्धांत, विचार, दिशा क्या है, उसके बारे में बातचीत है। अगर पिछले 20 साल का आप इतिहास उठा करके देखें, पहले तो रिफाइनिंग में प्राइवेट सेक्टर नहीं होता था। अब तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत अच्छी खासी दखल है रिफाइनिंग सेक्टर में, चाहे वो रिलायंस हो, एसआर जो जिसका नाम अब बदल गया, इसके अलावा और भी प्राइवेट सेक्टर है, लक्ष्मी मित्तल ग्रुप है, कई लोग इसमें आ गए हैं और भी आ रहे हैं, बाहर की विदेशी कंपनियां भी और इसमें आ रही हैं। तो वो हुआ। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई जो पेट्रोल पंप को लेकर के जो है सरकार ने नीति बदली। उसके बाद ये हुआ, सरकार ने कहा हम प्राइस को कंट्रोल नहीं करेंगे, पेट्रोल और डीजल की, बाजार तय करेगा। काफी समय से वो भी हो रहा है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सरकार का जो भूमिका है वो थोड़ी पहले के मुकाबले तो कम है। 20 साल पहले देखिए और आज देखिए तो काफी भूमिका कम है। लेकिन साथ में हमको ये भी देखना होगा कि भाई ये एक ऐसा सेक्टर है जो भारतीय हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है, बल्कि रीढ़ की हड्डी है। आप इसकी टेलीकॉम एक अलग बात होती है, बाकी चीजें अलग होती हैं, लेकिन इसमें देखना होगा कि भाई हम किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विचार के स्तर पे ये एक सोच है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंततः इसको ऐसा करने की योजना होगी, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में देखें तो इस दिशा में बढ़ना चाहिए। वो ऐसे बढ़ना चाहिए कि और कंपनियों को आप लेकर के आए, विदेशी कंपनियों को लेके आए, भारत के अन्य कंपनी को प्रोत्साहित करें। आप अपने पेट्रोल पंप बनाइए, अपनी रिफाइनरी लगाइए, थोड़ा सा कंपटीशन भी आने देना चाहिए। सरकारी कंपनियों के अंदर भी कंपटीशन को प्रोत्साहित करें, नए पेट्रोल पंप और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा लगें। ऐसे धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा जाएगा। साथ में ये भी है कि जो उपभोक्ता है उसको भी बताया जाए कि भाई ये जो है बाजार में कैसे कीमतें तय होती हैं और वो भी उसके लिए तैयार। लेकिन अब इसमें इसके साथ सुधार और भी करने पड़ेंगे। आप एक्साइज ड्यूटी आपकी 50% लगभग जो एक्साइज कलेक्शन है वो पेट्रोलियम सेक्टर से होता है। तमाम राज्य सरकारें जिनकी जो आय है राज्य सरकारों की 35 से लेकर के 45% तक वो पेट्रोलियम सेक्टर से आती है। अभी भी ये जीएसटी में नहीं आता। तो बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता होगी। टैक्सेस में आवश्यकता होगी, जीएसटी में आवश्यकता होगी, राज्यों का जो रेवेन्यू मॉडल है उसमें आवश्यकता होगी, और उसके साथ में जो है फिर जो आप जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कंपनियां आएंगी वो सब होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि विचार स्तर पर बहुत अच्छा है और हमको इस दिशा में बढ़ना चाहिए। अमेरिका या विकसित अर्थव्यवस्था, अमेरिका या ब्रिटेन में वहां सरकारी कंपनियां नहीं है, लेकिन तमाम जो विकासशील देश हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो या ब्राजील हो या इंडोनेशिया हो या मलेशिया हो, वहां सब सरकारी कंपनियों की अच्छी खासी दखल है। तो मुझे लगता है कि इसको विचार के स्तर पर बहुत अच्छा है, लेकिन जब इसको हम अमली जामा पहनाएंगे, इसको लेके आगे बढ़ेंगे, तमाम सारी चुनौतियां, मुझे पूरी इस बात का भरोसा है, मैं जानता हूं कि मंत्री जी इस बात से अवगत है। विचार स्तर पर उन्होंने बात करी है, लेकिन मुझे लगता है कि पहली शुरुआत ये होगी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आए, मल्टीनेशनल सेक्टर में आए, और सरकार की जो कंपनियां उनका आकार धीरे धीरे जो है उनका जो शेयर है वो मैं इस प्रोसेस और उसकी पेचीदगियों पर बाद में आऊंगा तनैया साहब। पहले तो जो कॉन्सेप्ट है, मैं भट्टाचार्य सर आपको लाना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारत की नीड है पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर और हमारा जो पोटेंशियल है जितना हम इंपोर्ट करते हैं, अगर सरकार इस बाजार से, एक तो पहले मैं समझना चाहूंगा कि बाजार का किस हिस्से तक आपको लगता है जो कि मंत्री महोदय कह रहे हैं उससे बाहर आने की बात हो रही है, और उसका इम्पैक्ट क्या है और क्यों सरकार इससे बाहर आए? देखिए, आपने बड़ा सही सवाल उठाया है। मुझे जो लग रहा है, जब मंत्री महोदय ने कहा कि कारोबार से, तेल कारोबार से सरकार निकल जाना चाहिए, मुझे लगता है कि इस वक्त जो चिंता जो हो रही है वो जो खुदरा मार्केट में जो है, जो रिटेल मार्केट में जो तेलों की पेट्रोल पंप में बेचते हैं, हम डीजल बेचते हैं, गैस बेचते हैं, उस जगह में जो सरकार की जो एक सरकारी कंपनियों को जो बहुत बड़ा एक रोल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें भी आप अगर देखेंगे तो उन्होंने क्या इंडिकेशन दिया है, इन्होंने ये इंडिकेशन दिया है सरकार को उस ऐसे कारोबार से दूर हटना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एकदम प्राइवेटाइज कर दिया जाए, निजीकरण कर दिया जाए। इसका उन्होंने ये दिया है कि सरकार एक जो अग्रिम जो भूमिका निभाती है वो शायद ना निभाए और प्राइवेट सेक्टर का खेल और भी बढ़ जाए, जिससे कि कंपटीशन हो। मैं ये मानता हूँ कि तेल ऐसी एक सेक्टर है जो एक बहुत स्ट्रैटेजिक एरिया है। उसमें 3 बड़े बड़े हिस्से हैं। एक तो आपका हुआ खोज, आविष्कार और उत्पादन, एक हुआ
दूसरा हुआ रिफाइनिंग और तीसरा हुआ सेल्स मार्केटिंग एंड सेल्स। मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो चिंता जो है वो अब मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर ज़्यादा जोर है, पर रिफाइनिंग और जो आप जो खोज आविष्कार की और उत्पादन की बात कर रहे हैं उसमें उतना ज़्यादा नहीं है कि सरकार वहाँ से अपने आप को पूरा वापस निकाल ले। और ये जो आइडिया जो है ये सोचने लायक है, और पर ये सोचने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अहम सुधार करने पड़ेंगे उससे पहले, जैसे कि पेट्रोलियम प्राइसिंग है। प्राइसिंग पब्लिक सेक्टर जो ऑयल प्राइसिंग है उसमें बहुत बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसमें और भी सुधार लाने होंगे, उनको और भी पारदर्शी करना है। इस वक्त जो पब्लिक सेक्टर जो प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है उसमें पारदर्शिता का अभाव है। तो अगर जब हम उसको सारे इन मुद्दों को टैकल कर लेंगे, मुझे लगता है तभी आप सरकारी कंपनियां अपनी रोल को सीमित कर लेंगे या उनसे बाहर चली जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, मुद्दे की तौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। पर मैं ये समझता हूँ मंत्री महोदय ने इस इशू को आज की तारीख में क्यों निकाला है, उनका कारण ये है कि सरकार को राजस्व की बहुत सख्त ज़रूरत है इस साल में, ज़्यादातर अगले साल में भी होगा। और तेल की कंपनियां जो हैं इस वक्त शायद भारत बीपीसीएल, सरकार ने बीपीसीएल की तेल की बेचने की एक प्रपोजल चल रहा है। ओएनजीसी जिसके अंडर में अब एचपीसीएल आ गया, उसके भी बेचने के बारे में ये प्रपोजल चल रही है कि भाई सो एचपीसीएल एंड बीपीसीएल ये बहुत बड़े बड़े ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उनके पास रिफाइनरीज भी है, शायद उनका रिटेल आउटलेट को बेच दिया जाए या रिफाइनरीज को बेच दिया जाए। तो ये सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सामग्रिक दृष्टिभंगी से मंत्री महोदय ने इस चीज का ये जिक्र किया। लंबी चर्चा होनी चाहिए अजय सर, दो तीन चीजें, एक तो अगर हम इस सेक्टर को देखें और वहां पर जैसा कि कहा बच्चा सर ने बहुत अहम कि एक लंबी चर्चा की जरूरत है, और खासतौर पर जब रिटेल की हम बात करें जहां पर मार्केटिंग और सेल्स की बात है, सरकार की हिस्सेदारी कितनी ज़्यादा है और क्या उस हिस्सेदारी के चलते सरकार पर कोई बर्डन है, ज़्यादा है इसलिए उससे हटने की ज़रूरत है, या फिर सरकार के हटने से फ़ायदा किसी और कहाँ पर, कंज्यूमर को किस तौर पर और सरकार को किस तरीके से? देखिए, सरकारी कंपनियों का आज एक बहुत बड़ा स्थान है बाज़ार में। तो सैद्धांतिक रूप से सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा सकता है, स्ट्रेटेजिक सेल किया जा सकता है, जिससे सरकार को एक बहुत बड़ी इनकम आ सकती है। और उसको करने में इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर सरकार पीछे हटती है तो बाज़ार में एक कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर होता है, किसी एक की मोनोपोली ना हो। क्योंकि क्या सरकार के रहते ये संभव नहीं है? नहीं, सरकार की तो मोनोपोली ठीक है, क्योंकि मोनोपोली होते हुए भी जवाबदेही है संसद को, सरकार के मंत्री को, जनता को। लेकिन अगर निजी क्षेत्र में वो मोनोपोली हो जाए तो उस पर फिर ज़रा दिक्कत होती है। विश्व भर का अनुभव है कि निजी क्षेत्र की मोनोपोलियाँ कभी कभी जनता को उनसे तकलीफ होती है, और जब मोनोपोली बन जाती है तो उनको संभालना मुश्किल होता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में। तो एक तो ये है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो मैंने पहले भी कहा कि रिटेल क्षेत्र में जब एनडीए ने शुरुआत की तो वो शुरुआत पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि वो ये बड़ा फैसला नहीं ले पाए कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हमारे उपभोक्ता को भी बढ़ी हुई कीमतें पूरी तरह से देनी होंगी। तो अगर ये वो बड़ा फैसला कर लेते हैं तो फिर तो आप प्रतिस्पर्धा ला दीजिए, विदेशी कंपनियां पेट्रोल पंप खोलें, हमारी निजी कंपनियां पेट्रोल पंप खोलें, हमारी जो कंपनियां आज इनके पास पेट्रोल पंप है उनका निजीकरण हो जाए। लेकिन अभी भी ये कहा जाता है कि जो प्राइसिंग है वो इंटरनेशनल क्रूड से कंप्लीटली कहीं जुड़ा हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट में रेट अप एंड डाउन होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी उसमें स्थिति ये है कि जुड़ा हुआ है और औपचारिक ढंग से तो पूरी छूट दे दी गई। लेकिन जब कीमतें एकाएक बढ़ने लगती हैं सरकार अंकुश लगा देती है अनौपचारिक ढंग से कि अब आप थोड़ा घाटा सह लीजिए, कीमतें मत बढ़ाइए। तो ये बड़ा फैसला करना हो कि अब हम आइंदा से ये नहीं करेंगे, क्योंकि निजी कंपनियां ये बोझ नहीं सह नहीं पाएंगी। दूसरी बात जो ये है कि जो जिसका संकेत आपने पहले वक्ता ने किया कि हम इसको आवश्यक वस्तु मानते हैं, हम मानते हैं कि आर्थिक ढांचे के लिए ये बिल्कुल अहम है, और दूसरी तरफ हम इसको जीएसटी में लाने को तैयार नहीं है।
इसकी चर्चा भी नहीं है कि अगले साल में हमको जीएसटी में ले आएंगे। जीएसटी में मैक्सिमम रेट 28% है, इन पे करीब 45, 50, 55% का हम टैक्स लेते हैं। तो क्या ये हमारी आर्थिक विकास के लिए उचित है कि जो बिल्कुल आवश्यक चीज़ है आर्थिक कार्रवाई के लिए, उद्योग हो, ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी हो, तो वहाँ हम इतना टैक्स लें? तो ये एक मौलिक सुधार है जो मेरे विचार में सबसे आवश्यक है कि इसको हम जीएसटी में जितनी जल्दी ला सके उतना ही हम देश में आर्थिक कार्य का खर्च कम करेंगे, कॉस्ट कम करेंगे। और जब तक हम इकोनॉमिक एक्टिविटी या उद्योग हो, व्यापार हो, उसका कॉस्ट हम नहीं कम करेंगे तो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ेगी और आर्थिक विकास तेज़ी से नहीं होगा। तो ये विषय है जिस पर और चर्चा की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर एक चुप्पी है। इसको हम जीएसटी में लाएं, नहीं हम नहीं ला सकते, इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। मैं इस पर भी आऊँगा कि जीएसटी के दायरे से बाहर लाने के लिए क्या ये कदम, जो कॉन्सेप्ट है, ये कहीं रास्ता दिखाता है। लेकिन उससे पहले तनेजा साहब, रिटेल और मार्केटिंग में अगर सरकार हटती है, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट पर और कंज्यूमर के लिए क्या आप देखते हैं? क्या बड़ा फ़ायदा उस सरकार को हो सकता है और क्या बड़ा फ़ायदा मुझे, आपको और आम जनता को एज ए कंज्यूमर हो सकता है? नहीं, देखिए, कंपटीशन तो एक हमेशा ही अच्छा होता है। जिस क्षेत्र में भी कंपटीशन होता है तो उसमें हमेशा उपभोक्ता को फायदा होता है। लेकिन जो पूरा ओवरऑल जो आइडिया जिस पे हम लोग इस समय बहस कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें बहुत अभी चिंतन की आवश्यकता है और उसके अध्ययन की आवश्यकता है, और खासतौर से भारत के परिप्रेक्ष्य में, और ये देखते हुए कि हमारे यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो क्या हैं, और कुल मिलाकर के तेल क्षेत्र जो है उसकी संस्कृति क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसकी कंस्ट्रेंट्स क्या है, और कुल मिलाकर के आवश्यकताएं कितनी हैं शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म तक। आपका जो ये प्रश्न, मेरा ये मानना है कि एनर्जी सिक्योरिटी भारत जैसे देश में आवश्यक है। हमारे यहाँ तेल के बड़े उपभोक्ता आर्म फोर्सेज हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, हमारी भारतीय रेलवे हैं, और इसके अलावा उपभोक्ता तो है ही है। तो और दूसरी बात, हम 80% तेल आयात कर रहे हैं आज की तारीख में, 50% प्राकृतिक गैस भी हम आयात कर रहे हैं। तो हमारी उसमें सरकार की भूमिका बड़ी होती है। तेल क्षेत्र से मेरा बहुत लंबा पुराना जो है नाता है। तेल क्षेत्र में कहा जाता है तेल के बारे में कि तेल 90% राजनीति होता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वो आंतरिक स्तर पे हो, उसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि अभी भी हम विकासशील अर्थव्यवस्था है। आज भी अगर हमको सऊदी अरब की तेल से लाना है, सऊदी अरब से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, सरकार की भूमिका अहम होती है। जो सप्लाई चेन मेंटेन करनी है, सरकार की भूमिका अहम होती है। ट्रांसपोर्टेशन में सरकार की भूमिका अहम होती है, और अपस्ट्रीम के अंदर तो सरकार की भूमिका भारत के अंदर भी अहम रहने वाली है सरकारी कंपनियों की। मिड स्ट्रीम में प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी आ चुका है। अपस्ट्रीम में कोशिश हुई है, बहुत ज्यादा भी आया नहीं है। मिड स्ट्रीम जिसमें पाइपलाइन भी इंक्लूडेड होती है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट जितना आवश्यक नहीं हो रहा। डाउन स्ट्रीम रिटेल में हाँ, क्योंकि हमारे पास 3 बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम। इसमें से हिंदुस्तान पेट्रोलियम पहले मल्टीनेशनल थी, एसओ कहलाती थी, और भारत पेट्रोलियम पहले शेल कहलाती थी। उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो पहले प्राइवेट कंपनियां ही थी। 70 के दशक में उनका राष्ट्रीयकरण हुआ। अब बीपीसीएल को जो बात हो रही है कि वो अगर जो है निजी क्षेत्र में जाती है या सरकार वहां से हटती है, वो एक बड़ा अच्छा अनुभव होगा। उसमें एक हमको स्टडी करने को भी मिलेगा, इसका कुल मिला के उपभोक्ता को क्या फायदा हुआ, क्या वो जो एक्सपेरिमेंट है या जो प्रयास है, जो ट्रायल है, उसका क्या फायदा, उसको अध्ययन करते हुए हम अगला कदम उठा सकते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से हमारे को अपस्ट्रीम के अंदर एक सरकारी बड़ी कंपनी चाहिए, कम से कम आने वाले 20 साल। मिड स्ट्रीम के अंदर एक बड़ी कंपनी चाहिए सरकारी, जैसे गेल है, आने वाले कम से कम 25 साल। और रिटेल डाउन स्ट्रीम रिफाइनिंग, इसके अंदर भी हमको एक सरकारी बड़ी कंपनी रखनी पड़ेगी, जिससे कि हमारी जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है और जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, हमें उसमें कभी भरोसा नहीं, हमें नहीं भूलना चाहिए। सन 71 में विदेशी कंपनियों ने भारत को तेल बेचने मना करा था जब बांग्लादेश को युद्ध हुआ था, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है। तो मेरा यह मानना है कि इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप बनना चाहिए। जैसे भारत पेट्रोलियम की जो बात निजीकरण की हो रही है, मुझे लगता है एक अच्छा कदम है। सरकार को 3 कंपनियां रखने की आवश्यकता नहीं है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपीए। 2 कंपनियां बड़ी आसानी से निजी क्षेत्र में या प्राइवेटाइज या डिसइन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और उससे जो अनुभव प्राप्त होता है उसको आगे लेकर के चला जाए। स्टेप वाइज जाएं और फिर भी एक कंपनी जो नहीं, बीपीसीएल को पूरी तरीके से भी किया जाए। ओके, अब मैं इसके अगले हिस्से पे आता हूं, क्योंकि जो बड़े मुनाफे की लेकिन बात बाकी मेरा यह है कि लेकिन स्टेप्स जो हैं, स्टेप्स अध्ययन के साथ साथ होने चाहिए। कि क्या इस रास्ते के थ्रू बटाचार्य सर जो जीएसटी से बाहर लाने की मांग, या फिर एक बड़ा हर्डल कि राज्यों और सेंटर का एक बड़ा जो रेवेन्यू का सोर्स है वो ये है, अगर सरकार रिटेल से या सेल्स मार्केटिंग से बाहर आती है तेल कारोबार से, तो क्या इसे आप
जीएसटी के जो मैं कहूं कि पैरामीटर हैं उससे बाहर निकाल पाएंगे? ये एक रास्ता हो सकता है या फिर मुश्किल हो जाएगा? मुझे लगता है कि इसके साथ जीएसटी की जो रिफॉर्म की जो बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कि उस जीएसटी के अंदर आ जाए, उसके साथ ये मुद्दा मेरे ख्याल से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि ये जो जीएसटी का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जीएसटी का आना ये बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि जो हमने इसको बाहर रखा है वो मेरे ख्याल से ये गलत कदम है। हमने एक राजस्व का एक कारण दिखाकर कहा कि राजस्व कम हो जाएगा, ये मैं मानता हूँ कि ये फ्लॉड कारण था, एक रियल कारण नहीं था। आपके पास 28% का एक ड्यूटी है, उसके ऊपर आप और 28% का सेस भी लगा सकते हैं। ये जीएसटी काउंसिल के दायरे में गिरता था, पर तब भी आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर रख दिया क्योंकि इसमें एक्साइज का एक, मैं मानता हूँ एक्साइज की एक राजनीति थी एक, और स्टेट वैट की भी एक राजनीति थी। तो ये जो कदम जो था मैं मानता हूँ कि जीएसटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको हम जीएसटी में अगर लाएं तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो एफिशिएंसी लेवल जो है, कॉम्पिटिटिवनेस जो है, उसमें बढ़ोतरी आएगी। तो ये जो तेल के कारोबार से सरकार का निकल जाना और जीएसटी के अंदर ये प्रोडक्ट्स लाना, मैं दोनों चीज़ें ज़रूरत है। पर मैं इस बात से सहमत हूँ कि तेल जो है एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। अब बताइए, हमारे देश में एक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, अगर सरकार पूरी तरह से निकल जाए तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को कौन मेंटेन करेगा? तो हमें एटलीस्ट एक बड़ी कंपनी, मैं मानता हूँ इंडियन ऑयल कंपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, उसको मेरे ख्याल से सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए। उसके बाद बाकी भारत पेट्रोलियम में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उसको आप आस्ते आस्ते बेच दीजिए या निजीकरण कर दीजिए। पर उससे पहले सबसे बहुत बड़ी रिफॉर्म की जो ज़रूरत है कि इस वक्त हमारे सारे जो 64,000 पेट्रोल पंप्स हमारे देश में, उसके अंदर सिर्फ 6,000 ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो निजी क्षेत्र में हैं। तो पूरी जो हमारे पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस रिटेल सेक्टर में है, और इसी डोमिनेंस के कारण जो पेट्रोल का जो लैंडेड कॉस्ट जो होता है, उसकी जो रिफाइनिंग कॉस्ट क्या है, क्या उसकी तेल कंपनी मार्जिन है, उसके बारे में कोई खुलासा नहीं होता, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। आपको एक लैंडेड कॉस्ट दिया जाता है, उसके ऊपर आप एक ब्लैंकेट रेट से आप उसके ऊपर मार्जिन लगाते हैं, और वो मार्जिन हर तेल कंपनी के लिए कमोबेश एक ही होता है। उससे क्या हो रहा है कि हर पेट्रोल पंप में जाएंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जाएंगे, भारत पेट्रोलियम में जाएंगे, आप जो आपकी तेल की दाम होगी वो 5 पैसा 10 पैसा ज़्यादा कम होगा, और एक ही दिन सारे 3 कंपनियां दाम बढ़ाएंगी या घटाएंगी। तो मैं समझता हूं कि जो सुधार की ज़रूरत है, और अगर ये निजीकरण किया जाए तो उसके साथ साथ ये प्राइसिंग रिफॉर्म बहुत सख्त ज़रूरत है। और तभी जो आपका पहला सवाल था कि कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट होगा, तभी ये आशा सफल हो सकती है। अजय सर, एक कंज्यूमर को तो जब वास्तविक कंपटीशन हो तो फायदा होता है, हर मार्केट में हुआ है, यहाँ भी होगा। लेकिन असली कंपटीशन हो, इसको ध्यान में रखते हुए अगर कदम लिए जाएंगे और उसका एक स्पष्ट रोड मैप हो कि रिटेल में हम कंपटीशन, प्राइसिंग में भी कंपटीशन उपभोक्ता देखे, तब तो असली सुधार हुआ। लेकिन जैसे अभी है कि कंपनी आपस में बात करके रोज तय कर लेती हैं कि हम इतने पैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो वो उतना असली कंपटीशन नहीं है। लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि ये कंपटीशन लाना इतना आसान भी नहीं, रास्ता कठिन है, आप करें। तनेजा साहब, एक आखिरी कमेंट चाहूंगा। मुनाफा अलग जगह है, प्राइवेट सेक्टर को शुरुआत है कई जगह है, लेकिन भट्टाचार्य साहब ने ठीक कहा कि 64,000 में सिर्फ महज 5,000 पंप दिखते हैं प्राइवेट कंपनियों के। तो अगर इस सेक्टर में रास्ता क्या है, क्या कुछ ऐड करके, और क्या स्टेप वाइज आपको लगता है? बहुत संक्षेप में सर। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा अनुभव ये कहता है कि इसके ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मालिक कौन है, प्राइवेट सेक्टर है या सरकार है। कंपनीज को ऑटोनॉमी देना जरूरी है। भारत सरकार की जितनी तेल की कंपनियां हैं, उनमें से ज्यादातर कंपनियां बहुत बेहतरीन है, वर्ल्ड क्लास हैं, इसमें कोई, लेकिन उनको ऑटोनॉमी उनके पास नहीं है। जितनी उनको स्वायत्तता चाहिए, जिस तरह की आजादी चाहिए, जिस तरह के अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ऑटोनॉमी चाहिए, वो नहीं है। आप पहले वो दीजिए और देखिए ये कंपनियां क्या कर। दूसरी बात, हमने लाइसेंस तो दिए, शेल एक कंपनी है, मल्टीनेशनल है, तमाम उनके पास लाइसेंस है, अब वो पेट्रोल पंप खोलते नहीं। रिलायंस को दिए गए,
एसआर को दिए गए, उन्होंने बंद कर दिए। तो लाइसेंस तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन वो आते नहीं है, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो कुल उसमें कार्टेलाइजेशन है। भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन, ये सरकारी कंपनियां, पर ये कीमत एक साथ मिल के तय करते हैं। एक तरह का ये कार्टेल है जो नहीं होना चाहिए, इनमें कंपीट होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सुधार भी साथ साथ आवश्यक है, और ये इसके साथ में जो टैक्सेशन के रिफॉर्म है, और राज्य सरकारों को भी इंसेंटिवाइज करना चाहिए, वो करके जो राज्य सरकारें अपना पेट्रोल इंपोर्ट करके या खरीद के बेचना चाहती हैं उनको इजाजत दीजिए, बेचें, वो आगे आए। तो कुल मिलाकर के डेमोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमी देने की आवश्यकता है। और साथ साथ ये जो कदम जिनकी मंत्री महोदय ने चर्चा करी है, खासतौर से बीपीसीएल को लेकर के, उस पर भी साथ साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ ऑटोनॉमी, ओएनजीसी कंपनी को, इंडियन ऑयल जैसी कंपनीज को, गेल को ऑटोनॉमी देना बहुत आवश्यक है। जब तक ये बिल्कुल सरकारी विभाग की तरह रहेंगी तो इनका पूरा पोटेंशियल निकल के नहीं आता। इसलिए मेरे इससे फर्क नहीं पड़ता मालिक कौन है, बात यह है कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है और उनको एफिशिएंट बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि तेल का कारोबार किस तरीके से है और सरकार की हिस्सेदारी क्या है, और सरकार को अगर इस तेल के कारोबार से बाहर आना है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसका तरीका या रोड मैप क्या हो सकता है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।